दोस्तों, मैं हूं विश्वनाथ और आज आप देख रहे हैं प्री टेस्ट एग्जामिनेशन 2024 विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इन वैकल्पिक प्रश्नों से संबंधित आपको हम इसके ऑप्शन आपको उपलब्ध कराएंगे, जैसा कि आप सब पूर्व की कक्षाओं में भी आप सबको उपलब्ध कराया गया होगा और आप लोग परीक्षा दे चुके होंगे। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि किस सवाल का कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा, तो आज हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो पिछले के वीडियो में आपको हिंदी और सामाजिक विज्ञान से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों के जवाब आपको मिल चुके हैं। आज का हमारा वीडियो केंद्रित है विज्ञान विषय से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों पर। तो आइए हम विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस ऑप्शन का सही जवाब क्या होगा और आपने कितने मार्क्स अपने अर्जित किए हैं, ये भी आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम आपसे आग्रह करेंगे, हमारे चैनल अपनी पाठशाला जीके क्लासेस को आप अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपने ज्ञानवर्धन कर सके और साथ ही जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं मैट्रिक परीक्षा से संबंधित वो भी आपको मिलता रहेगा। तो बिना देर किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं सवाल नंबर 1, सिनेबार किसका अयस्क है। जैसे कि आप सबको ये मिला होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब भी दिया होगा। तो सिनेबार अयस्क है पारा का, जिसको आप कह सकते हैं पारा इसका सही जवाब है। जिसने ऑप्शन बी को मारा है वो बिल्कुल इनका जवाब बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट सवाल है, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अलग अलग धातुओं के मिश्रण से अलग अलग नए प्रकार के धातुओं का आविष्कार पहले किया जाता था। तो जिस प्रकार से तांबा और टीन को मिलाने से कांसा नामक एक नए धातु का निर्माण होता है और कांसा से संबंधित आपको बर्तन भी आपको मिलता होगा देखने को। आपके घरों में भी कांसा से संबंधित बर्तन उपलब्ध होगा। नेक्स्ट सवाल है, तीसरा नंबर ऑप्शन है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आप इसका भी सही उत्तर आप जरूर दिया होगा, उम्मीद करते हैं कि। तो CnS2n-2 इसका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन संख्या 4, एल्डिहाइड का प्रकारात्मक सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र जो है ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट है, सर्वाधिक तन्य धातु क्या है। तो तन्य से संबंधित क्या होता है। तन्य यानी कि जितना भी आप उसको खींचे, तनाव, जितना भी आप तनाव उसमें दें तो वो धातु जो है तो टूटता नहीं है, यानी कि उसमें तन्यता बनी रहती है, वो टूटता नहीं है। बाकी धातु को हम देखते होंगे, तांबा या अन्य धातुओं को जितना आप खींचेंगे वो अचानक टूट जाएगा, लेकिन सोना एक ऐसा धातु है जो कि आप कितना भी लंबा तार बना ले, उसको खींच ले, वो टूटता नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा सोना। ये 5 का ये इसका सवाल का ये जवाब होगा। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका pH मान संभवतः क्या होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी तरल पदार्थ होता है उसको pH वैल्यू से मापा जाता है और सभी का pH वैल्यू अलग अलग होता है। तो pH वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसका जो होता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 7 नंबर ऑप्शन में सवाल है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है टार्टरिक अम्ल यानी टार्टरिक एसिड, जिसको हम कहते हैं टार्टरिक एसिड इसका सही जवाब होगा। जिसने भी टार्टरिक अम्ल में लगाया होगा निशान आपने, तो इनका जवाब सही हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर टी याद रखें, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा ऑप्शन 8 नंबर है, Fe2O3+2Ai एरो Ai2O3+2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आपने कुछ ना कुछ जवाब आपने जरूर दिया होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी विस्थापन प्रक्रिया इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 इसमें से क्या है? तो इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शन आपको देखना है कि कौन सा इसमें सही जवाब होगा। इसमें तो सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन संख्या बी 7 सहसंयोजक आबंध है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। COOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो प्रचलित नाम इसका क्या है? विरंजक चूर्ण। आपको भी मालूम होगा कि विरंजक चूर्ण इसका सही जवाब होगा। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया भी होगा। ऑप्शन संख्या बी विरंजक चूर्ण इसका सही होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हमारे शरीर के काफ़ी सारे अंग होते हैं और उसमें कई सारे बेकार की चीज़ें जो होती है लार के रूप में या पसीने के रूप में अलग अलग अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जिसमें से कहा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में पाया जाता है टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है। इस प्रकार का एंजाइम होता है, आप लोगों ने नाम इसका सुना भी होगा। टाइलिन एंजाइम जो है इसको सही जवाब होगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो ये सवाल का हल देख रहे हैं तो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, आप जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र हैं वो भी इस वैकल्पिक प्रश्नों के जवाब से नया अब 30 सवाल आपको हर सब्जेक्ट से आपको मिल जा रहा है, तो आपके भविष्य के लिए भी आपको महत्वपूर्ण होगा। और आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा जो होंगे आपके जीवन में, जो भविष्य में होंगे, आप जिसमें बैठेंगे, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अब आते हैं सवाल संख्या 12 की ओर कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या प्राप्त होती है? अब सब जो रेगुलर क्लासेस किए होंगे, ये 10th क्लास का सिलेबस का सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होती है हमें ग्लूकोज की मात्रा प्राप्त होती है, जिसके कारण से पौधे या पेड़ पौधे जो होते हैं उनको प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाना मिलता है। तो ग्लूकोज के माध्यम से उनको जो है खाने की आपूर्ति होती है और वे इस माध्यम से वो वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सवाल नंबर 13 जो खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रभावित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है। तो 13 नंबर सवाल का आपने जो जवाब दिया है, कौन सा जवाब दिया है? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन संख्या बी यानी कि 10% इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन होता है? जो सोचता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग क्या होना चाहिए, तो किसी इस तरह के जो जवाब सोचते हैं वो कौन सोचता है? तो इसका सोचने का काम जो होता है, इसका जो काम होता है मस्तिष्क का, तो इसमें प्रमस्तिष्क भाग जो होता है ये इस काम को करता है। नेक्स्ट है 15 नंबर सवाल, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो बच्चे आमतौर पे क्या करते हैं कि जिनको रेलिवेंट जो सुना हुआ लगता है ऑप्शन, उसको वो मार देते हैं। लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि क्या इनमें से सभी अगर सवाल का जवाब दिया है तो आपको एक बार ज़रूर रुकना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें जानबूझकर भटकाने के लिए इस प्रकार का कार्य किया जाता है। तो अगर किसी सवाल में इनमें से सभी का ऑप्शन है तो निश्चित रूप से एक बार सोचें और सभी विकल्पों पर जरूर गौर करें कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। हो सकता है इसमें तीनों सवाल का इसमें आ रहा होगा ऑप्शन, तो इसमें से जवाब क्या होगा? इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर, मेंडल ने अनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन के लिए किस पौधे का चयन किया था? कई सारे वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक हुए हैं, तो क्या करते हैं अनुवांशिक लक्षणों के माध्यम से अध्ययन के लिए अलग अलग पौधों का वो ये लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो सी नंबर ऑप्शन यानी कि मटर जो है, मटर फसल का जो है सो वो किए थे। तो नेक्स्ट सवाल है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। सवाल नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि तिल से, यानी कि ऑप्शन संख्या सी जो है इसका सही जवाब होता है। हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। सवाल जो 10th स्टैंडर्ड का जो सवाल होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप देखेंगे इसी स्टैंडर्ड का सवाल पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में SSC, रेलवे, बैंकिंग में आप जाएंगे तो इसी लेवल का सवाल पूछा जाता है। तो उस समय भी आपको NCERT की 10वीं 12वीं की पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो उस दृष्टिकोण से भी आप जो है मनुष्य इस प्रकार के सवाल को आपको तैयारी करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैट्रिक की परीक्षा है तो हम इसी के दृष्टिकोण से पढ़े, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि इन सवालों के जो जवाब हैं आप बिल्कुल हम भविष्य के लिए भी
अपने मस्तिष्क में सेव कर ले ताकि आपको आने वाले समय में भी इसका जवाब आपको याद रहे। यानी कि गुणसूत्रों की अगर संख्या हम बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, तो इसका सही जवाब होगा 46। नेक्स्ट सवाल है कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन इनमें किस में होता है? तो 19 नंबर सवाल का सही जवाब होगा कायिक प्रवर्धन होता है इनमें से सभी में। जैसा कि हम आपको थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि जब भी इनमें से सभी का जो सवाल हो तो एक बार ज़रूर आप सोचें कि इनमें से कौन सा सवाल ऐसा है जिसमें से ये आपका जवाब बेहतर लगा। तो गन्ना में, गुलाब में, केला में, यानी कि इन तीनों ऑप्शन जो है, इन तीनों ऑप्शन में कायिक प्रवर्धन होता है, इसलिए सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल है शुद्ध रुधिर का शुद्ध रुधिर का परिचय। शुद्ध रुधिर का मतलब क्या होता है? शुद्ध यानी कि रक्त, रुधिर जिसे कहा जाता है, रक्त की बात किया जा रहा है। तो सब इसका सही जवाब जो होगा परिसंचन चमनी, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली धमनी होगा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, चमनी में होगा, धमनी में होगा, ये इसका आप सही जवाब होगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानो आँख के किस भाग में बनता है? जैसा कि आप किसी वस्तु को जब आप देखते हैं तो जब प्रतिबिंब बनता है, वही प्रतिबिंब यानी कि छाया बनता है, वही हम उसी के माध्यम से, रिफ्लेक्शन के माध्यम से देख पाते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है आपका रेटिना में। जब तक रेटिना अगर ये काम नहीं करेगा तो वो व्यक्ति देख नहीं पाएगा। जो अंधे व्यक्ति जो होते हैं वो उनका प्रतिबिंब रेटिना में नहीं बन पाता, जिसके कारण से वे लोग नहीं देख पाते, उनका आँख काम नहीं करता। तो रेटिना में प्रतिबिंब बनना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको दृष्टि दोष नहीं है तो रेटिना प्रतिबिंब बनेगा और तभी आप एक साधारण व्यक्ति देख पाता है। नेक्स्ट सवाल है कि एक व्यक्ति मेडिकल जांच के लिए गया और पाया कि उसके आँख के लेंस में वक्रता बढ़ रही है, उसे किस दोष से पीड़ित होने की संभावना है? तो 22 नंबर सही सवाल का सही जवाब होगा निकट दृष्टि दोष। यानी कि अगर फैल रहा है, पाया गया लेंस की वक्रता बढ़ रही है, और अगर घट रही होती तो किस में होता? दीर्घ दृष्टि दोष। लेकिन यहाँ पर सवाल कर रहा है कि आँख के लेंस की वक्रता बढ़ रही, तो कौन सा जवाब होगा? तो निकट दृष्टि दोष का इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब जैसा कि आप लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते होंगे, तो उस बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? उसमें निष्क्रिय गैस भरी रहती है। यानी कि निष्क्रिय गैस मतलब इस गैस, जो गैस किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देती है, उस गैस को कहते हैं निष्क्रिय गैस भरी रहती है। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो उदासीन तार का रंग क्या होता है आपको मालूम होगा? उदासीन मतलब समझ रहे हैं? उदासीन मतलब होता है जिसको किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस तरह से उसको कहते हैं कि उदासीन रंग। उदासीन रंग जिसको कहते हैं वो काला, वो रंग उसको कहा जाता है कि काला रंग को कहा जाता है। नेक्स्ट है सामान्य नेत्र की निकट बिंदु क्या होती है? सामान्य नेत्र जो होता है निकट बिंदु इनमें से क्या होती है? तो इसमें से निकट, इसका जो सही जवाब होगा, देखिए 25 सेंटीमीटर 25 किलोमीटर इसमें लिखा हुआ है। तो क्या कोई नेत्र 25 किलोमीटर तक देख सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये इसका क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। निकट जवाब दिया जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि वो गलत जवाब, जैसे इनमें से कोई भी नहीं दिया हुआ इसमें। यानी कि आप जब तक नहीं जानेंगे, जब तक कोई तार्किक रूप से आप इसका जवाब नहीं ढूंढेंगे, तब तक आप सही जवाब तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? 26 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आप देखते होंगे कि जब भी आप आसमान की ओर देखेंगे तो आकाश में नीला रंग ही आपको दिखाई देगा। तो ये किस कारण से होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि आप देखते भी होंगे, कोई भी गैस का टैंकर होता है या फिर कोई अन्य ऐसे बिजली के खंभे होते हैं या ट्रांसफार्मर होता है, तो वैसे जो वहाँ पे डब्बे होते हैं वहाँ पे आमतौर पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का, और क्रॉस का चिन्ह दिया हुआ रहता है। जैसे कि आप मेडिकल किट में भी देखेंगे प्लस का चिन्ह दिया रहता है, वो भी लाल रंग से सूचित किया जाता है। तो उसमें लाल रंग का इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का हम इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि I2R इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट सवाल है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो कौन से प्रभाव पर काम करती है? तो इसका जैसे कि आपको मालूम होगा, इसमें चुंबकीय प्रभाव का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसमें चुंबकीय प्रभाव पर ये काम करती है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी जो है इसका सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है 30 नंबर सवाल जो है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, यानी कि इस विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करती है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी इसका सही जवाब होगा। तो ये थे आपके सही सारे 30 सवालों वैकल्पिक जो सवाल थे उनके सही जवाब आपको हमने देने की कोशिश की है। आपके पास से प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध होगा और नहीं होगा तो इस वीडियो से आप निकाल सकते हैं। आप कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको उपलब्ध करा दें ताकि ये सवाल आप निकाल लें। बहुत सारे विद्यार्थी इस तरह के प्री टेस्ट सवाल में शामिल भी नहीं हुए होंगे, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस प्रकार के सवाल को आप बना लें। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हो सकता है, हम ये गारंटी नहीं देंगे कि यही सवाल आएंगे, लेकिन हो सकता है कि ये सवाल रिपीट कर सकते हैं। तो आपको इन सवालों की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ इस लेवल का स्टैंडर्ड का सवाल पूछा जाता है। तो आगामी मैट्रिक परीक्षा में जब भी बैठें तो इस तरह का सवाल को आप हल कर ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल कर ले। जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल कर ले, तभी आपको एक समझ में आ जाएगा कि किस तरह का सवाल रियल में पूछा जाता है और आपको किस प्रकार की तैयारी किस रूप में करनी चाहिए, ये भी आपको जानकारी रहेगी। तो इसी के साथ हम ये इस वीडियो में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और आपसे फिर से आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखें और अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठाएं। जो भी मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं हमारे छात्र, वे भी इसका लाभ लें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सके और अपने मैट्रिक की जो परीक्षा है उसमें अधिक से अधिक मार्क्स ला सके, क्योंकि सभी का अल्टीमेट उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आना। और ध्यान रहे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप जब तक नहीं लाएंगे तब तक आपको अच्छे संस्थान में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि छात्रों की संख्या काफ़ी होती है। उस हिसाब से अच्छे शिक्षण संस्थान की कमी होती है। तो अच्छे शिक्षण संस्थान में अगर आपको जाना है, वहाँ पे अध्ययन अध्यापन करना है और आगे जाकर के अपना बेहतर भविष्य बनाना है, तो निश्चित रूप से आपको एडमिशन के लिए जब बहुत ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स मिल जाता है, तो उस हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स करना पड़ेगा। अपने विद्यालय में, अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में लेकर के आपको बेहतर मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस कंपटीशन के दौर में आप आगे बढ़ सकते हैं। और नहीं तो फिर कोई भी संस्थान में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, मजबूरी में लेना पड़ेगा। और जब तक आप बेहतर संस्थान में नहीं जाएंगे तब तो एक प्रतियोगी माहौल नहीं मिलेगा, और जब तक आपसे जो बढ़ के जो विद्यार्थी आपको नहीं मिलेंगे तब वहाँ पे आपको प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ेगा। और प्रतियोगिता जब तक नहीं सामना करेंगे तब तक आपको आगे बढ़ने का एक मौका कहें या फिर अवसर कहें या चुनौती नहीं मिलेगा, तब तो आप चैलेंज के रूप में उसको स्वीकारेंगे नहीं। इसलिए अच्छा होगा कि मैट्रिक की परीक्षा को बहुत तन्मयतापूर्ण रूप से आप तैयारी करें। पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप हल करें, तभी आपको समझ में आएगा कि मैट्रिक परीक्षा किस प्रकार से लिखा जा सकता है, किस प्रकार से बेहतर स्कोर किया जा सकता है। खुद भी 4-5 बार उसको प्रैक्टिस करें। लिखने से मत कतराएं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, उनका कहना ये होता है कि हमको तो पहले से मालूम है, क्या ज़रूरत है लिखने का। नहीं, लिखने से क्या होता है कि आपका हेजिटेशन दूर होता है और इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको बहुत सारा तनाव रहेगा, बहुत सारा प्रेशर रहेगा। तो ऐसे प्रेशर में बहुत मुश्किल होता है उन प्रश्नों का जवाब दे पाना। आप देखते होंगे जब क्रिकेट मैच में, जब फील्ड में जब कोई व्यक्ति खेल रहा होता है, कोई खिलाड़ी खेल रहा होता है, तो उनको खेल खेलना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब 50,000 लाख लोगों की भीड़ होती है तो बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के साथ अपने आप को तालमेल कर पाना। और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा रहती है कि अच्छा हम 0 पे आउट हो जाएंगे तो क्या होगा। तो ये सोच के बहुत सारे लोगों में फियर फैक्टर होता है। इसलिए आप भी बिल्कुल बिंदास होकर के जाएं एग्जामिनेशन हॉल में और अपने परीक्षा में बेहतर परफॉर्म करें। बस बेहतर परफॉर्म करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। ज़्यादा टेंशन लेंगे तो आप निश्चित रूप से मुश्किल से पढ़ सकते हैं। इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी आपकी तैयारी आपने अभी तक किया है, वो उस तैयारी को आप बेहतर तरीके से नोट्स बनाएं और नोट्स के माध्यम से आप आगे की तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो आपको इसी के साथ आगे भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे, आगे के सलाह देते रहेंगे, आगे के पार्ट्स सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो से हमें दीजिए इजाज़त। हम आगे के वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे और एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। बहुत बहुत नमस्कार।
आप सबका दिन मंगलमय हो, आप सब एक नए भविष्य की ओर बढ़े, हमारी ऐसी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।